संध्या का समय था। गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। मैं, मधु 22 साल की थी और मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। मेरा पति रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हैदराबाद में काम करता था। शादी के बाद हमारा जीवन खुशहाल था, लेकिन 6 महीने पहले रवि को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। उसने वादा किया था कि वह मुझे जल्दी ही अपने पास बुला लेगा, लेकिन महीने बीतते गए और उसका फ़ोन कम होता गया। मैं अपने ससुराल में एक पुराने हवेली नुमा घर में रहती थी, जो गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर बनी थी। मेरे सास ससुर रमेश जी और शांति जी बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन उस घर में कुछ अजीब था। रात को हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आती थीं, कभी खटखट, कभी फुसफुसाहट। मैंने कई बार रमेश जी से पूछा, लेकिन वे हंसकर टाल देते। पुराना घर है मधु, हवा के झोंके दीवारों से टकराते हैं। शांति जी भी कुछ नहीं बोलती थी, बस मुस्कुराकर बात बदल देती थी। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थी, मैं अपने कमरे में अकेली थी। रवि का फ़ोन फिर से नहीं लगा। मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने अपने आप को व्यस्त करने के लिए पुरानी अलमारी में रखी किताबें निकाली। तभी अलमारी के पीछे से एक पुरानी डायरी गिरी। उसका कवर चमड़े का था और उस पर धूल जमी थी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना खाली था, लेकिन अगले पन्ने पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, वह देख रही है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने डायरी को बंद करने की सोची, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैंने अगले पन्ने पलटे। वहाँ एक औरत की स्केच थी, लंबे बाल, काली साड़ी, और उसका चेहरा खाली था। कोई आंखें, नाक या मुंह नहीं, बस एक गोरा खाली चेहरा। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने डायरी बंद की और उसे अलमारी में वापस रख दिया। अगले दिन मैंने शांति जी से उस डायरी के बारे में पूछा। उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। कहाँ मिली तुम्हें वो डायरी? उनकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था। मैंने बताया कि अलमारी में मिली। उन्होंने कहा, उसे मत खोलना मधु, उस घर की कुछ चीज़ें छूने की नहीं होती। मैं और उत्सुक हो गई, लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर मैंने बात छोड़ दी। उसी रात रमेश जी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। शांति जी ने कहा कि वे अपने भाई के घर जा रही हैं, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। मधु, तुम अकेली रहोगी, डर तो नहीं लगेगा ना? उन्होंने पूछा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच कहूँ, मुझे डर लग रहा था। उस हवेली में अकेले रहने का ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। रात के 10 बजे थे। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी थी। बिजली चली गई थी और मैंने मोमबत्ती जला रखी थी। तभी मुझे लगा कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा है, धीमी भारी कदमों की आवाज़। मैंने सोचा शायद शांति जी वापस आ गई। मैंने आवाज़ लगाई, माँ जी आप हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। गलियारे में अंधेरा था, सिवाय उस मोमबत्ती की रोशनी के जो मेरे हाथ में थी। तभी मुझे गलियारे के अंत में एक साय दिखा। काली साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन कोई हवा नहीं थी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। वह साय धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे कुंडी लगा दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा ये फट जाएगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था, लेकिन तभी मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। मैंने डरते डरते पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर लाल स्याही से लिखा था, वह देख रही है। मेरी चीख निकल गई। मैंने फ़ोन उठाया और रवि को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अगली सुबह जब शांति जी लौटी, मैंने उन्हें सब बताया। उनकी आंखों में फिर वही डर था। उन्होंने कहा, मधु, यह घर यह सामान्य नहीं है। यहाँ पहले एक औरत रहती थी, मालती। वह इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। उसकी कहानी बहुत दुखद थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया और उसने यहीं इस घर में अपनी जान ले ली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। मैंने पूछा, तो वह डायरी? शांति जी ने कहा, वह मालती की थी। उसने अपनी सारी पीड़ा उसमें लिखी थी, लेकिन उस डायरी को पढ़ने वाले को वह दिखाई देती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, माँ जी मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन शांति जी ने कहा,
अब बहुत देर हो चुकी है मधु, तुमने डायरी खोल ली, अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस रात मैंने तय किया कि मैं हवेली छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं अपना बैग पैक करने लगी, कमरे की बत्तियां झपकने लगी। तभी मुझे फिर वहीं साय दिखा, इस बार मेरे कमरे में। उसका खाली चेहरा मेरी ओर देख रहा था। मैं चीखी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं अपने बिस्तर पर थी। शांति जी और रमेश जी मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बुखार था और मैं रात भर बड़बड़ा रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि यह कोई बुखार नहीं था। मैंने रवि को फ़ोन किया और उसे सब बताया। उसने कहा, मधु, मैं अगली फ़्लाइट से आ रहा हूँ, तुम वहाँ से निकलो। अगले दिन रवि आया। उसने मुझे अपने साथ हैदराबाद ले जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैंने उस डायरी को जलाने का फ़ैसला किया। मैंने उसे चिमनी में डाला और आग लगाई। जैसे ही डायरी जल रही थी, मुझे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। हम हैदराबाद चले गए, लेकिन कुछ रातों बाद मुझे फिर वहीं साय दिखा। इस बार वह मेरे सपने में आई। उसने कहा, तुमने मेरी डायरी जलाई, लेकिन मुझे नहीं मिटा सकती। मैं डर से कांप रही थी। रवि ने मुझे शांत किया और कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन मुझे यकीन था कि मालती अभी भी मेरे पीछे थी। आज कई महीने बीत चुके हैं। मैं और रवि अब एक नए घर में रहते हैं, लेकिन हर रात जब मैं सोने जाती हूँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। खिड़की पर हल्की सी खटखट या गलियारे में कदमों की आहट। मैं जानती हूँ वह अभी भी मेरे साथ है।